नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पंजाब और मैं हूं आपके साथ आयुष चतुरांश। चलिए शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की। देश में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। कहीं ऑक्सीजन की कमी तो फिर कहीं वैक्सीन की कमी है, लेकिन कोरोना से संक्रमित मरीजों की समस्या कम होने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे में इंडिया न्यूज पंजाब आपके लिए लेकर के आया है आपकी अपनी ओपीडी, जिसमें आप अपने घर में बैठकर डॉक्टर से बात कर सकते हैं। कोरोना काल में घर में बैठकर खुद और अपने आप को कैसे आप सुरक्षित रख सकते हैं, इसके बारे में आप सलाह हमारे डॉक्टरों से ले सकते हैं। तो वैक्सीन और इसके अलावा कोरोना से संबंधित अगर आपके कोई भी सवाल हैं तो आज आप इस ओपीडी के माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। डॉक्टर हमारे साथ मौजूद रहेंगे, आप उनसे अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले कोरोना के लक्षणों के बारे में बातचीत कर लेते हैं। ये जानना आपके लिए जरूरी है कि अगर ये लक्षण हैं तो आपको सावधान रहने की जरूरत है। इसमें छाती में दर्द, सांस फूलना, कोविड, निमोनिया, छींक आना या फिर गले में खराश होना, ये तमाम समस्याएं या कि इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं कि आपके सिम्टम्स हैं, जिसको लेकर के आपको तत्काल अपनी जांच करवानी चाहिए और उसके बाद डॉक्टर की सलाह पर आप अपनी दवाइयों को शुरू कर सकते हैं। तो कोरोना और वैक्सीन पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर रमेश जुड़ चुके हैं। लेकिन अगर आप उनसे वैक्सीन और कोरोना के बारे में कोई सवाल पूछना चाहते हैं, आप नीचे दिए गए फोन नंबर पर कॉल कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। आपकी समस्या का समाधान केवल एक फोन कॉल की दूरी पर है। तो चलिए अब इसी की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर रमेश, बहुत स्वागत सबसे पहले तो आपका इंडिया न्यूज की इस ओपीडी में। आपसे सवाल मेरा यही है, खासतौर से आज शुरुआत में वैक्सीन से करना चाहूंगा। वैक्सीनेशन को लेकर के इस समय बहुत सारी बातें और खासतौर से सोशल मीडिया के ऊपर वैक्सीनेशन को लेकर के कुछ भ्रामक जानकारियां भी चल रही हैं। वैक्सीन को लेकर के आप दर्शकों के लिए क्या बता सकते हैं? वैक्सीन लगवाना क्यों जरूरी है? वैक्सीन से कैसे लोग सुरक्षित हो सकते हैं, अगर आप हमारे दर्शकों को बता पाएं। सबसे पहले मैं आपके माध्यम से पहले आपके चैनल का मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने बहुत अच्छी जानकारी, जो इस समय जरूरत है, महामारी फैली हुई है, आपने हमें सबसे मिलने का मौका दिया है। मैं आपका अपना डॉक्टर महेश सुपर स्पेशलिटी आई सेंटर लुधियाना से मैं आपसे बात कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि आप तक जितनी भी बीमारियां हुई हैं, महामारी हुई है, उसकी सबके वैक्सीन के माध्यम से ही इलाज हो सका है। इतनी भयंकर समस्याएं जो हुई थी, तो उसका सबका इलाज और डॉक्टर हमारी कहती के मुताबिक तो वैक्सीन के माध्यम से हुआ है। तो पिछले साल भी हम बार बार कह रहे थे वैक्सीन आए, वैक्सीन आए, वैक्सीन आए। अब वैक्सीन आ गई है, हमें तो खुश होना चाहिए। एक बचाव का हमें किरण तो नजर आई है ना, हमें भ्रम किस चीज का है? तो हम डॉक्टर्स ने, हमारे साइंटिस्ट ने इतनी मेहनत करके, दिन रात करके, उन्होंने इतनी अच्छी याद की है वैक्सीन, तो हमें बड़े खुशी से, अपने चाव से और अपने साइंटिफिक समझते हुए इस वैक्सीन को हमें लेना चाहिए। डॉक्टर रमेश, इसी के साथ एक जुड़ा हुआ मेरा सवाल ये भी है, खासतौर से चूंकि वैक्सीन लगवाना क्यों जरूरी है ये तो आपने बता दिया, लेकिन वैक्सीन लगवाने के बाद भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस जैसे कि लोगों को फीवर आना या बॉडी एक होना, ये बातें जब लोगों को पता चलती हैं या फिर जिनके साथ होती हैं, तब फिर लोग इसको गलत तरीके से प्रसारित करने की या फिर लोगों को गलत तरीके की जानकारी देने की भी कोशिश करते हैं और कुछ लोग पैनिक भी होते हैं कि मुझे फीवर क्यों आ गया या मुझे बॉडी एक क्यों हो रहा है। क्या ये सब कॉमन सिम्टम है, नॉर्मल सिम्टम है वैक्सीन या वैक्सीनेट करवाने के बाद, या इस विषय में कुछ और आप जोड़ना चाहेंगे कि अगर कुछ ऐसा होता है तो फिर डॉक्टर से भी परामर्श की आपको जरूरत है? और इसको अगर थोड़ा विस्तार पूर्वक बता सकें डॉक्टर रमेश। पहले मैं साइंटिफिक बताऊंगा। जो वैक्सीन बनती है, हमारे साइंसदान जो हैं, जो कोरोना वायरस के कुछ हिस्से से हमारी बॉडी में कुछ एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं, जैसे हमारे मंकीज हो गए या ह्यूमंस में करते हैं, उसके बाद में ही उसकी प्रोडक्ट बायो प्रोडक्ट होती है। ये हमारे डिफेंस मैकेनिज्म बॉडी का है। तो वैसे ये हम सबको बताना चाहेंगे, जैसे कोई पहले वैक्सीन लगती थी, चाहे स्मॉल पॉक्स की हो या और हो, कोई ऐसी समस्या हो जाती थी, ये सामान्य बात है। एक देखिए, एक तरफ मौत है, हम अपने परिजनों को खो रहे हैं, दूसरी देख रहे हैं कि आशा किरण आई है। ये थोड़ा बहुत कोई किसी को सिर दर्द हुआ, किसी को बुखार हुआ, ये नॉर्मल बात है, वैसे भी तो होता ही है। सो बिल्कुल हमें घबराने की बात नहीं, ये बिल्कुल सामान्य बातें होती हैं। हमें बिल्कुल बहादुर होना है। आपने हमारी इस महामारी को जंग के हमें सहयोग देना है। ये तो कुछ बातें भी नहीं है। हम डॉक्टर्स ने देखो कितनी कुर्बानियां दी हैं, हमारे फ्रंट वॉरियर हर देश में कितने खोए हैं। तो उसके सामने देखा जाए, थोड़ा किसी को वैक्सीन लगाने के बाद थोड़ा किसी को हो भी जाता है, वैसे भी हो जाता है, तो उसको घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए। ये बिल्कुल सामान्य है। मैं दावे से कहता हूँ, मैं विश्वास से कहता हूँ, ऐसे इससे कोई किसी की डेथ नहीं होगी। बिल्कुल हम भ्रम निकालना चाहिए हमें।
डॉक्टर रमेश, अब इसी के साथ जुड़ा हुआ एक सवाल, खासतौर से वैक्सीन लगवाने वाले लोग ये बहुत पूछते हैं और ये बड़ा कॉमन सवाल है, जिसमें अमूमन ये पूछा जाता है कि अगर मुझे कोई सीवियर डिजीज है या मैं किसी ऐसी मेडिसिन जो कि मैं रेगुलर लेता हूं उस पर मैं चल रहा हूं, स्पेसिफिकली डायबिटिक वाले या हार्ट के पेशेंट या फिर बीपी के पेशेंट, ये सवाल बहुत पूछते हैं। क्या वैक्सीन लगवाने से पहले उनको अपनी मेडिकेशंस को बंद करना है, अपनी मेडिसिन को बंद करना है, या वो मेडिसिन को एज इट इज ले सकते हैं लेकिन उनको कुछ और ऐसी चीजें हैं जिसका ख्याल रखना जरूरी है? अगर ऐसे सीवियर पेशेंट्स के लिए या फिर वो पेशेंट जो कि दवाइयों पर चल रहे हैं, उनके लिए आप क्या बता सकते हैं? क्या उनको डॉक्टरी परामर्श की सलाह की जरूरत है अपने आप को वैक्सीनेट करवाने से पहले, या आपको लगता है कि ये सेफ है? क्या बता सकते हैं ऐसे लोगों के लिए, क्योंकि ये सवाल बहुत पूछा जाता है डॉक्टर रमेश। हाँ, बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा। सबसे पहले मैं सब अपने देशवासियों को, अपने भाईचारे को कहना चाहूंगा, इस कोविड के दौरान, लॉकडाउन के दौरान, जो सबसे पहले हम अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करें। जो किसी को डायबिटीज भी है, वो मन में मत लाए डायबिटीज में कुछ कर नहीं सकता, वो इतनी स्ट्रॉन्ग करे और अपने 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 डॉक्टर से पूरा परामर्श करके मेडिकली फिटनेस होने की कोशिश करें। तो क्योंकि कई बार ऐसी कुछ बीमारियां हैं जिससे, जैसे डायबिटीज आई है या कोई और इम्यूनोसप्रेसेंट को दवाई और ले लेते हैं, तो उससे बॉडी में वीकनेस आ जाती है। सो मैं सबको यही सलाह दूंगा कि आप अपने डॉक्टर से, अपने फैमिली फिजिशियन से बिल्कुल संपर्क करके, यदि वो आपको अलाउ करते हैं तो अपने जल्दी से अपनी वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए। डरने वाली बात कोई नहीं है इसमें। लेकिन डॉक्टर रमेश, खासतौर से जो लोग, और खासतौर से जो डायबिटिक के पेशेंट हैं या फिर जो हार्ट के पेशेंट हैं जिसमें कुछ दवाइयां, एस्पिरिन या इस तरीके की दवाइयों का अगर वो सेवन करते हैं, तो वो ये पूछते हैं कि क्या उनको ये दवाई कम या उसके एक दिन पहले या 2 दिन बाद तक क्या उनको रोक देनी चाहिए, या वो दवा ले सकते हैं और उसके बाद जाकर दवा अपने ले आप को सकते वैक्सीनेट करवा लें? डॉक्टर रमेश, हैं, हार्ट ले वाले सकते हैं। स्पेसिफिक पेशेंट ये जानना चाह रहे हैं। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। यदि उनका डॉक्टर उनको सलाह देके फिट करता है तो वो दवाई ले सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं, बंद नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। अब डॉक्टर रमेश, थोड़ा सा कोविड को लेकर के भी मैं जरूर जानना चाहूंगा। कोविड और खासतौर से जो पोस्ट कोविड वाले पेशेंट हैं, उनका भी ये बड़ा सवाल रहता है और अमूमन ये वो जानना चाहते हैं कि पहले की तरह वो अपने आप को स्वस्थ नहीं महसूस करते हैं, जबकि वो कोविड नेगेटिव भी हो चुके हैं, उनकी सारी रिपोर्ट्स भी नॉर्मल है, लेकिन बॉडी एक होना या फिर शरीर उस तरीके से उनका काम नहीं करता जैसे कोविड से पहले थे, वो बहुत ज़्यादा थकान को महसूस करते हैं। तो क्या ये सब कॉमन सिम्टम्स हैं, या अगर इसमें कोई चीज़ बढ़ रही है तो फिर उनको डॉक्टरी परामर्श की ज़रूरत है? ख्याल वो अपना कैसे रखें पोस्ट कोविड के बाद? अगर इस विषय को थोड़ा सा आप समझा पाएं डॉक्टर रमेश। सबसे पहले वो कैटेगरी वाले पेशेंट्स हैं जिनको कोविड पॉजिटिव आएगा लेकिन सिम्टम कोई नहीं है उनको। ऐसे अमूमन हो जाता है, जैसे कोई घर में कोई और पॉजिटिव आ जाते हैं। तो दूसरे पेशेंट वो है जिनको एक्चुअली कोविड में हो गया है। कोविड के दौरान जो हमारी डिफेंस मैकेनिज्म है, जो हमारी बॉडी की जो सुरक्षा करता है, वो सारा कमजोर हो जाता है। स्वाभाविक है। वैसे आप ले लीजिए कि जैसे कोई डेंगू हो जाए, मलेरिया हो जाए, कोई भी समस्या होती है, वो उसमें भी शरीर टूटता है, उसमें फटीग आ जाती है। ये स्वाभाविक है। हमारे शरीर के सेल्स जो हैं वो कमजोर होके कुछ टूटते हैं, बाय प्रोडक्ट बनता है, वो ये होना ही है। वो कोई कोविड में स्पेशल नहीं हो रहा। तो ऐसे घबराने वाली बात है। जो किसी को हो भी टाइम लगेगा, बॉडी बिल्डअप होगी, इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। हमें पूरा विश्वास से अपने डॉक्टर से सलाह करके अपनी बॉडी को स्ट्रेंथ करना है। साथ में धीरे धीरे जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स हो गए जो डॉक्टर सलाह देंगे, और अपनी बॉडी को हल्की फुल्की एक्सरसाइज शुरू करेंगे, मसाज करेंगे, तो उससे धीरे धीरे ये कमजोरी भी दूर चली जाएगी। बिल्कुल। लेकिन विशेष ख्याल डॉक्टर रमेश क्या रखना है, ये भी लोग थोड़ा सा जानना चाहते हैं कि अगर कोई डायबिटिक का पेशेंट है या कोई हार्ट का पेशेंट है और वो कोविड से अगर रिकवर हुआ है, तो उसको विशेष ख्याल क्या रखना है, किन किन बातों का उसको अपने ध्यान रखना है, या कोई ऐसा परामर्श या ऐसी कोई टेस्ट जो उसको करवाना चाहिए ताकि वो अपने आप को सेफ और सिक्योर बिल्कुल महसूस कर सके? इस विषय को भी अगर आप समझा पाए डॉक्टर रमेश। देखो, आपके माध्यम से, सरकार के माध्यम से अभी तक तो हमारे लिए बार बार जो बताया गया, यूनिवर्सल प्रिकॉशंस जो कोविड के, वो तो कंटिन्यू रखने हैं। जो 4-5 है, सोशल डिस्टेंसिंग वाला हो गया, मास्क वाला हो गया, तो ये तो प्रिकॉशंस है ही हैं। साथ में अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जैसे अलग अलग जो भी किसी तरीका, कोई इंसान है, योगा करे, सैर करे, अपने जो है हाई प्रोटीन डाइट्स हैं, जो अपने डॉक्टर सलाह देते हैं वो उसको फॉलो करें। इसलिए
तो इसमें उसमें हमारे शरीर में थोड़ी ज्यादा ताकत आएगी, तो हम ज्यादा डिफेंसिव हो जाएंगे। डॉक्टर रमेश, अब इसी से जुड़ा हुआ सवाल यह है कि लोग अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी को लेकर के भी बहुत कंसर्न रहते हैं, बहुत बार सवाल पूछते हैं, और कई लोग ओपीडी में भी जब जुड़ते हैं तो वो भी इस बात को बार बार पूछते हैं कि क्या डॉक्टर कोई उनको ऐसी मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। अगर डॉक्टर ये कहते हैं कि आपको अपनी डाइट पर बहुत ख्याल रखना है, तो फिर वो डाइट बैलेंस कैसे होनी चाहिए कि हम उसके अंदर सारी चीज़ों को एक साथ ले सकें, ताकि हम अपने आप को सिक्योर रख सकें। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए हमारा जो सिस्टम है वो भी अच्छा होना चाहिए। इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए या इम्यूनिटी को सही रखने के लिए क्या कर सकते हैं लोग, और उसके लिए क्या कोई मेडिसिन या फिर कोई सप्लीमेंट्स या इस तरीके की चीज़ों का लेना आवश्यक है आपके हिसाब से? लोग ये भी जानना चाह रहे हैं डॉक्टर रमेश। सबसे पहले तो हमने बैलेंस डाइट लेनी है। बैलेंस डाइट में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन, फाइबर्स, देन कार्बोहाइड्रेट्स जो भी है वो बैलेंस रखते हैं। सेकंड सबसे ज्यादा बात जो आज के समय हम देख रहे हैं, जो लोगों में परेशानी है, वो है टेंशन बहुत ज्यादा हुई है, डिप्रेशन बहुत ज्यादा हुआ है, उससे भी इम्यूनिटी कम होती है। तो इतना मानसिक तनाव हुआ है, डरे हुए हैं, पता नहीं क्या हो गया, ठीक है ना। फिर उसके बाद हल्के फुल्के एक्सरसाइजेज हो रहा है, इसलिए वो जो किसके साधन है वो उस पर करें, सैर करें, योगा करें, और सब कुछ का मिश्रण करेंगे, हमें रिलैक्स रहेंगे, तब हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। विश्वास बना के रखें। जो भी कई लोग अफवाहें फैला देते हैं, तो हमें उनको नहीं सुनना है, हमें पॉजिटिव रहना है, हमने नेगेटिव बिल्कुल सोचना नहीं। हमने जो हमारी प्रॉब्लम है, उससे क्या समस्या हो रही है, वो उसकी तरफ नहीं सोचना, हमने सोचना इसका हल अच्छा है और अच्छे की तरह ही सोचना है। तो उसे ऐसे करने से हमारी इम्यूनिटी, हमारी विल पावर, हमारी स्ट्रेंथ वो डेफिनेटली बढ़ेगी। हमने इसमें कामयाब होना है, इसमें हमने हारना नहीं है। इसको सोचेंगे तो अपना वातावरण, आसपास का वातावरण अच्छा रखेंगे, माहौल अच्छा होगा। हेल्थ जो है अकेली हमारे अपनी बॉडी के अंदर नहीं है, जो हमारे आसपास जो लोग हैं, अच्छे लोग मिलते हैं, उनको भी पॉजिटिव करना है। तो हमारा जो वातावरण दूषित हो गया उसका भी ध्यान रखना है। सबको मिलके एक टीम तरह काम करेंगे, तब हमारी इम्यूनिटी बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएगी। डॉक्टर रमेश, खासतौर से बच्चों को लेकर के भी पेरेंट्स बहुत कंसर्न होते हैं। एक तो इस वक्त इस महामारी के दौर में वो अपना ख्याल रखने के साथ साथ बच्चों की चिंता के साथ भी उनको बहुत ज्यादा सवाल रहते हैं। बच्चों का विशेष ध्यान वो कैसे रखें, और खासतौर से वो बच्चे जिनको थोड़ा सा कंट्रोल कर पाना, या घर के अंदर, चूंकि अभी तो बड़ा लंबा समय हो गया लॉकडाउन की वजह से लोग बच्चे घर के अंदर हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि बच्चे या तो मानते नहीं हैं, या फिर जैसा आपने बैलेंस डाइट का जिक्र किया, तो जो पेरेंट्स अपने बच्चों का इम्यून सिस्टम और बेहतर करने के लिए उनको ये बैलेंस डाइट देने की कोशिश करते हैं, वो उसको खाने को तैयार नहीं होते हैं। बच्चों को लेकर के जो कंसर्न हैं पेरेंट्स, उनके लिए आप क्या बता सकते हैं, और बच्चों का ख्याल वो कैसे रखें ताकि बच्चे उनके सेफ सिक्योर भी रहें और उनको किसी तरह की कोई बीमारी का कोई खतरा ना रहे? डॉक्टर रमेश, अगर इसको थोड़ा सा और बेहतर तरीके से आप समझा पाए। पहले आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, मैं पिछले 30 सालों से आंखदान का हम मुहिम चला रहे हैं पंजाब में, पुनर्जोत आई बैंक के नाम पे। हमारा एक यूट्यूब चैनल भी है, डॉक्टर में सुपर स्पेशलिटी। इसमें पिछले साल जब लॉकडाउन हुआ था, मैंने कम से कम 20 से ज्यादा वीडियो बनाए, अपने उसमें डाले यूट्यूब पे, हमारे चैनल पे, डॉक्टर मेश लुधियाना के नाम पे। उसमें बच्चों के भी मैं तब में ही डाला था, उनकी डाइट है, उनको मनाना कैसे है, उनका रोल क्या है लॉकडाउन में, बच्चों का रोल और यूथ का रोल क्या है, बहुत बड़ा बात है। क्योंकि बच्चे आज हमारे इस समय इनको अंदर बैठे बैठे इतने बोर हो गए हैं, इतने अग्रेसिव हुए। मैंने वीडियो डाली थी, आने वाले समय में बच्चों में भी डिप्रेशन होगा, उन अग्रेसिव होंगे, फिर उनके पेरेंट्स भी डिप्रेशन में जाएंगे इतने लंबे लॉकडाउन के माध्यम में। अभी हमने एक ऑनलाइन स्पीच कंपटीशन सारे पंजाब के बच्चों को कराया, 10 साल से लेकर 16 साल के बच्चे। उनका टॉपिक यही था कि बोर्डम को दूर कैसे करना और इम्यूनिटी स्ट्रांग कैसे करनी है। तो बच्चों को बहुत ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि इन्होंने, यही हमारा विषय है। आज के बच्चे जो हैं घर में बैठे इतने बोर हो गए, टीवी मोबाइल देख रहे। जैसे मैं नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर हूँ, हमारे पास ओपीडी में 10 से 20% बच्चे ज्यादा आ रहे हैं आजकल। तो टीवी देख देख के उनको चश्मे लग रहे हैं, आंखों की समस्या हो रही है, अग्रेसिव हो गए हैं, और डाइट उनकी बिल्कुल कम हो गई है, कोई मूवमेंट कम हो गई उनकी सारी। तो पेरेंट्स बहुत चिंतित है, हमारे पास आते हैं, तो मैं उनको यही प्यार से समझाता हूँ, बच्चों को भी मैं यही कहता हूँ, उनको घर में जो एक्टिविटीज वो कर सकते हैं, फिजिकल एक्टिविटी छोटी छोटी करवाओ,
उनको इन्वॉल्व करो। हम्म, ग्रैंड बड़ा अच्छा मौका मिला हुआ है ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, जो छोटे काम करवाओ उनसे, अपने आसपास जो गार्डनिंग है उसमें इन्वॉल्व करें। बच्चों को हर समय इन्वॉल्व करना बहुत जरूरी है। तो बाकी रही डाइट की बात है, बच्चों को जब हम इसी में इन्वॉल्व करते हैं, उनको प्ले वे ढंग से इन्वॉल्व कीजिएगा, चाहे कुकिंग में इन्वॉल्व कीजिएगा, चाहे उनको ड्रेसिंग करते हैं, कुछ भी हम जो भी हम करेंगे बच्चों को इन्वॉल्व करेंगे। अभी हमें बड़ा अच्छा मौका मिला है, हमें उनको ऐसे डराना नहीं है, उनको उनको हमने प्यार से इस काम में लेके आना है, ताकि बच्चे उनको हेल्दी एटमॉस्फेयर से, उनको स्मार्ट वे से, हम कहते हैं ना स्मार्ट फोन आ गया, स्मार्ट हम्म, जमाना आ गया, बच्चे हमारे बहुत स्मार्ट हैं, वो हम हमसे ज्यादा जानते हैं। तो हम्म, हमें उस स्मार्ट ढंग से ही उनको बच्चों को प्रेरित करके उनको प्ले वे ढंग से उनको खिलाने के लिए, उनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग के लिए हमें हर तरीका कस्टमाइज करना है, अपने अपने एरिया के, अपने अपने परिवार के, अपने अपने साधन के मुताबिक। हमें उनको फोर्स नहीं करने भी, यही तरीका आप कर सकते हैं। उनको पार्ट करें ये अपने सारे सिस्टम में भी, वो हिस्सेदार है, उनसे सलाह लें। आपके बच्चे छोटे, उनकी इतनी अच्छी उनकी नॉलेज है, वो ग्रैंड पेरेंट्स को बता सकते हैं भी, दादी माँ जी, नानी माँ जी, ये ऐसा अच्छा है। जी। तो हर बच्चों को इन्वॉल्व करेंगे, पेरेंट्स को इन्वॉल्व करेंगे, तो एक अच्छा समाज बनेगा, हम इस कोरोना के लिए लड़ सकेंगे। हम्म। डॉक्टर रमेश, आपने बहुत अच्छी बात बताई। मुझे लग रहा है कि वो पेरेंट्स जो बड़ा कंसर्न हो रहे थे, उनको एक वे जरूर यहाँ से दिखा होगा, एक रास्ता जरूर उनको नजर आया होगा, जो बातें आपने कही और निश्चित तौर पर वो इस पर अमल भी करेंगे। लेकिन डॉक्टर रमेश, एक सवाल इसमें मैं और जोड़ना चाहूंगा, और ये सवाल भी अमूमन बहुत कॉमनली पूछते हैं, और खासतौर से वो मदर जो कि फीडिंग कराती हैं। कोरोना काल के दौरान अगर पेरेंट्स इन्फेक्टेड हैं कोविड वायरस से, तो क्या वो फीडिंग करवा सकते हैं बच्चों को? और अगर करा रहे हैं तो फिर बच्चों को किस तरीके से सेफ रखें, या फिर वो ये मान के चलें कि बच्चा संक्रमित है और उसको उसी तरीके से उनको ट्रीट करना है? खासतौर से वो माएँ जो कि फीड करा रही हैं, उनका ये बड़ा कंसर्न रहता है, और ये सवाल उनकी तरफ से है। डॉक्टर रमेश, अगर इसका समाधान कर सकें आप। फीडिंग के लिए कई बार हमें मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू ऐसी समस्या आ जाती हैं, जब कई बार माता जो मदर है वो बीमार है, तो फीडिंग, आर्टिफिशियल फीडिंग करते हैं। हम्म। तो वो उनके जो अटेंडिंग गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर्स हैं, जो डे डॉक्टर्स हैं, दे कैन एडवाइज कुछ दिन के लिए जो फीडिंग नहीं भी देंगे, आजकल बड़े अच्छे रिसोर्सेज है, तब भी चल जाएगा। तो ऐसे उसको ऐसे ना, हम इस चीज को ज्यादा बढ़ा के पैनिक ना करें। तो थोड़ी देर बच्चा दूसरा ले लेगा, आर्टिफिशियल भी ले लेगा, फीडिंग ले लेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इसमें। तो जितना बचाव करेंगे उससे ही हमें बेनिफिट होगा। डॉक्टर रमेश, अब मैं आता हूं एक और समस्या के ऊपर, खासतौर से ब्लैक फंगस, जिसको लेकर के इस समय हम लोग देख रहे हैं कि कई स्टेट के अंदर और लगभग लगभग अब जहां जहां भी कोविड के पेशेंट्स हैं उसके अंदर बहुत सारी समस्याएं हैं ब्लैक फंगस को लेकर के। म्यूकरमाइकोसिस को लेकर के आप क्या बता सकते हैं? और खासतौर से वो लोग जो कि बड़ा कंसर्न हो रहे हैं, और हाई डायबिटिक वाले जो पेशेंट्स हैं, उनको कैसे अपने आप को ये समझना है, या अर्ली स्टेज में इसको वो कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं? अगर थोड़ा सा इस विषय को आप बता पाएं डॉक्टर रमेश। तो मैं नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर हूँ, पिछले 30 सालों से पंजाब में लुधियाना में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो अब मैं अभी पिछले महीने से देख रहे हैं, हमारे पास काफी पेशेंट आए हैं। हमारा एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, जहाँ पर हर तरह के हमारे पास पेशेंट आते हैं। तो अभी मीडिया में भी आ रहा है, लोग बहुत पैनिक हो रहे हैं, अपनी क्या है। मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ, इसमें पैनिक नहीं होना, लेकिन जागरूक जरूर होना है। हमें हर चीज का मालूम जरूर होना है। तो इसमें सबसे पहले बताना चाहूंगा, जो पोस्ट कोविड और डायबिटिक पेशेंट जिनका रेजिस्टेंस कम होता है, वो इसमें प्रोन हो सकते हैं, क्योंकि जो फंगस है, ये तो हमारे पास हर साल पहले पेशेंट भी आया करते थे। साल में 3-4 पेशेंट हमारे होते थे जिनको ऑर्बिटल फंगस हो जाती है, जिसको ब्लैक फंगस कहते हैं, पहले भी आते थे। तब हमारे वो पेशेंट होते हैं, जैसे डायबिटिक पेशेंट है, या कोई लंबे टाइम पे दवाई खा रहा है, या कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट किसी का हुआ है, उसकी रेजिस्टेंस कम हुई है, या कोई इम्यूनोसप्रेसेंट कोई मेडिसिन होती है वो खा रहा है, पहले होते थे। फंगस हर जगह है। तो हमें सबसे पहले अपने आप को स्ट्रेंथ, अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग रखनी है, सफाई रखनी है, जो यूनिवर्सल जो प्रिकॉशंस है वो अपने ध्यान रखने हैं। आम करके जो फंगस वो होती है जो लगती है, बॉडी जिस तरह से कम हो जाता है, फंगस वो है जो हमारे नेचर ने, जो हमारे जैसे कोई डिके हो रही है, कोई चीज गल रही है, लकड़ गल रही है, या खाद है, जैसे गार्डनिंग वाले प्रोसेस, जब हम बाहर जाते हैं कोई, वहां पे ये फंगस आम होती है। जो आजकल ये भी बताना चाहूंगा, कई बार कई मतलब जो एग्रीकल्चर से इन्वॉल्व हैं, जो सैर करने जाते हैं, नंगे पाँव सैर करते हैं, पाँव
के में लग के आ गई, घर में आ गए, वही वो टच होके किसी तरीके से मुंह के पास आ गई, मुंह से नाक में जा सकती है और नाक से फिर साथ ही में आंख के पास होता है, स्पेस होती है, उसमें चली जाती है। सबसे पहले बताना चाहूंगा, जो जब कि कोई कारण करके जो आंख के हमारे जो नाक के अंदर जो हमारी स्पेस होती है, जो ग्लूकोजा होती है, जब किसी कारण वो जो कमजोर हो जाता है, जब डेड उस कंडीशन में जा रहा है, जैसे लंबे टाइम पे ऑक्सीजन लग रही है, वहां से ऑक्सीजन जा रही है, तो वो हमारे अंदर के सरफेस हैं वो थोड़े वीक हो जाते हैं। उसी सरफेस के उसी सतह के ऊपर जब फंगस का कोई आ जाता है, स्पोर आ जाता है, तो वहां से ग्रो करता है। कहने का भाव ये है, जब कभी भी बॉडी में रेजिस्टेंस कम होगा, जो हमारे फंगस के नॉर्मल जो है, जो स्पोर्स है, चले जाएंगे, तो कमजोर शरीर की शक्ति होने के कारण वो वहां से पनपने शुरू हो जाते हैं। तो आगे जो भी मांस आएगा उसको ये खत्म कर देता है। तो आगे आगे जैसे मांस के आगे फिर हड्डी है, उसको लग जाता है, नाक से आंख पे चले गए, आंख से दिमाग को जा सकता है। तो जो ब्लैक फंगस जो आ रही है, जो सबसे पहले नाक में जैसे जाता है, तो जैसे अपने वो हो गया, जुकाम हो गया, नाक डॉक्टर रमेश, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल और आ रहा है, मैं चाह रहा हूं कि इसको में ही मैं ये ऐड कर दूं, फिर आप अपनी बात कंटिन्यू करिएगा। हाँ जी। ब्लैक फंगस के साथ साथ येलो फंगस या जो व्हाइट फंगस का जो भी मामला सामने आ रहा है, क्या ये इसी का एक पार्ट है या ये अलग तरीके का कोई फंगस है, अलग तरीके की एक बीमारी है? अब इसके सिम्टम्स भी क्या ऑलमोस्ट सेम हैं या अलग अलग हैं? अर्ली स्टेज में इन सभी को डिटेक्ट करना जरूरी है? थोड़ा सा साथ में ये भी समझना चाह रहे हैं लोग। हाँ, फंगस एक फैमिली है, उसके अलग अलग किस्में हैं उसकी, जो उनके अलग अलग मेडिकल नेम है उनके। वो कोई खास तरह की फंगस है और खास तरह की ऑर्गन पे लगती है। जैसे फंगस जो मेनली जो वो पोस्ट कोविड की बात करें, जैसे जो लंबे टाइम पे हम जो हमारे लंग्स काम नहीं करते, बार बार ऑक्सीजन जा रही है, तो कुछ खास तरह फंगस हमारे लंग्स में जाती है, कुछ वही से लंग्स से जो ब्लड के किसी भी हमारे ऑर्गन पे जा सकती है। सो फंगस की अलग अलग फैमिलीज हैं, अलग अलग किस्में हैं। तो मेन यही रहा हो कि जो हमारी बॉडी में जब रेजिस्टेंस कम होगा, जिस तरह की फंगस फंगस कहीं स्किन पे भी हो सकती है, और फंगस इवन हमारे जवाड़ों में भी हो सकती है, नाक में भी हो सकती है, जब हो गई तो आंखों में हो सकती है, ऐसे उसी जो ट्रांसमिट होकर ब्रेन में चली जाती है। तो अलग अलग किस्में हैं फंगस की, अलग अलग, और में जो एंड रिजल्ट होता है, जैसे कोई आखिरी जो बीमारी जब पूरी उभर के आगे आ जाती है, जो मांस को खत्म कर देती है, उसके रंग में जैसा चेंज आता है, तो उसके ढंग से हम कह रहे हैं ये ब्लैक है, ये येलो है। लेकिन अल्टीमेट जो मैं कैरी होम यही मैसेज है, फंगस और फंगस ही है, किसी तरह की जहां भी लग जाएगी वो शरीर को, उस अंग को खत्म करेगी। उसका कौन सी किस्म से कौन सा रंग निकलने वाला, वो एक अलग से बात है। चलिए डॉक्टर रमेश, बहुत अच्छी बातें और बहुत अच्छी जानकारी आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना यह समय निकालने के लिए। तो डॉक्टर रमेश हमारे साथ जुड़े हुए थे। आपने सुना किस तरीके से कोविड और कोविड से रिलेटेड जो तमाम कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जो तमाम सवाल हैं, उनका जवाब उन्होंने दिया है। आज इंडिया न्यूज़ की ओपीडी में मेरे साथ फिलहाल इतना है।